बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो आपको हर कहीं मिल जाते हैं। मतलब आपको किसी से रिव्यू लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा। बस आप गए, आपने ऑर्डर किया और अब आप खाने का आनंद उठा रहे हैं। टेस्ट से लेकर के सर्विस तक एकदम परफेक्ट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स की कहानी के सफर के बारे में। आप जानेंगे कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। कामयाबी अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है। लेकिन आप सीखेंगे कि रे ने नाकामी और कामयाबी दोनों को कैसे संभाला। इस समरी में आज आप जानेंगे कि मैकडॉनल्ड्स में मिलने वाले मजेदार खाने को परोसने के पीछे कितनी मेहनत की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ ग्राइंडिंग ईट आउट, द मेकिंग ऑफ मैकडॉनल्ड्स, जिसे लिखा है रे क्रॉक ने। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। रे क्रॉक की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। वे एक मल्टी मिलियनियर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रे को मैकडॉनल्ड्स के ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बदलाव के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही इसे फूड अंपायर बनाया जो ये आज है। लेकिन रे ने रातों रात ये कामयाबी हासिल नहीं की। मैकडॉनल्ड्स से पहले रे पेपर कप बेचते थे। ऐसा उन्होंने लगातार 17 सालों तक किया। उनकी सैलरी उनकी फैमिली को चलाने के लिए काफी नहीं थी। फिर रे ने पियानो भी बजाकर हालात को बेहतर करने की कोशिश की। हालांकि रे ने अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। वो जानते थे कि स्ट्रगल करना तो सक्सेस पाने का ही एक हिस्सा है। वो हमेशा आगे बढ़ने के मौकों की तलाश में रहते थे। 1954 में रे ने मल्टी मिक्सर के बारे में सुना। ये एक शेक मशीन थी जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। इसमें 6 स्पिंडल थे और ये महंगा भी था। वैसे रे को इसके बारे में जानकर कुछ अच्छा महसूस हुआ था और इसीलिए उन्होंने मल्टी मिक्सर के सेल्समैन बनने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। ये एक बहुत ही रिस्की कदम था। रे की पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रे ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन रे को लग रहा था कि उनके साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है। उनके मन की बात वाकई में सच निकली। रे को पूरे स्टेट से कई बायर्स के कॉल आए। उनमें से एक थे ओरेगन के एक रेस्टोरेंट के मालिक। एक दूसरा बायर था एरिजोना में सोडा फाउंटेन ऑपरेटर। वे सभी मल्टी मिक्सर खरीदना चाहते थे। कॉल करने वालों ने बताया कि मशीन का इस्तेमाल मैकडॉनल्ड ब्रदर्स करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मैकडॉनल्ड भाइयों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी चीज एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। रे के अंदर अब यहां से बेचैनी जागी। उन्हें जानना था कि आखिर ये मैकडॉनल्ड भाई कौन थे। वे बिजनेस फील्ड में आखिर क्यों मशहूर थे। रे की बेचैनी तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि इन भाइयों के पास 8 मल्टी मिक्सर है और ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मशीन काफी महंगी थी। इसलिए रे ने अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लॉस एंजलिस की फ्लाइट ली। वो मैकडॉनल्ड भाइयों को ढूंढने के लिए सैन बर्नार्डिनो गए थे। पहले तो रे मैकडॉनल्ड भाइयों की बिल्डिंग से इम्प्रेस नहीं हुए। ये एक बहुत ही मामूली सी बिल्डिंग थी जिसकी पार्किंग भी बड़ी ही मामूली थी। इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग बात नहीं थी। हालांकि रे को जल्दी ही पता चल गया कि बायर्स हर बार रे के साथ बात करते हुए इन मैकडॉनल्ड भाइयों का जिक्र क्यों करते थे। मैकडॉनल्ड्स के खुलते ही कस्टमर्स का आना शुरू हो गया। कस्टमर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि रे को अब कोई हैरानी नहीं थी कि उनके पास 8 मल्टी मिक्सर क्यों थे। रे ने कुछ कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट किया और कैजुअल बातचीत की। एक कस्टमर ने कहा कि वो अक्सर वहां आता है। खाना सस्ता, टेस्टी और सर्विस तो बहुत ही तेज थी। एक दूसरे कस्टमर ने भी ठीक यही बात कही। रे इससे काफी इम्प्रेस हो गए। रे ने वहां जिस कस्टमर को भी देखा, साफ जाहिर हो रहा था कि वे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन रे का दिमाग वहां के ओवर ड्राइव पर था। रे को लगा कि इस बिजनेस में काफी पोटेंशियल है। तो पूरा दिन ऑब्जर्व करने के बाद शाम को रे दोनों मैकडॉनल्ड भाइयों मैक और डिक से मिले। वे रे को जानते थे क्योंकि रे मल्टी मिक्सर बेचने की वजह से पॉपुलर थे।
उन्होंने रात का खाना साथ खाया और मैकडॉनल्ड्स के बारे में बातें की। हैरानी की बात थी कि मैकडॉनल्ड्स का सिस्टम सिंपल और एफिशिएंट था। उन दिनों मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू काफी लिमिटेड था। वे सिर्फ बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक्स बेचते थे। जैसे जैसे वे आपस में बातें करते गए, रे और भी एक्साइटेड होते गए। वो पहले से ही अपने दिमाग में एक प्लान बनाने लगे थे, लेकिन पहले उन्हें यह देखना था कि मैकडॉनल्ड्स डेली कैसे ऑपरेट होता है। अगले दिन रे ने मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉयज को देखा। वे अपने एक्शन में परफेक्ट थे। खाने की तैयारी, खाना बनाना और साफ सफाई करना उनके लिए जैसे बाएं हाथ का खेल हो। वे एक ऐसी मशीन की तरह काम कर रहे थे जिसमें तेल डाला गया हो। ये देखकर रे ने डील को फाइनल किया। उन्होंने मैक और डिक से कांटेक्ट किया और अपना प्लान बताया। रे के साथ मैकडॉनल्ड भाई पूरे देश में कई सारे फ्रेंचाइजी खोल सकते थे। इससे उनके और रे के पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे। मैकडॉनल्ड्स की हर फ्रेंचाइजी में मल्टी मिक्सर बेचने के लिए रे को बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन मैकडॉनल्ड भाई इसमें थोड़ा हिचकिचा रहे थे। वे बिजनेस वेंचर के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना चाहते थे और आखिर ये परेशानी भरा काम था। रे ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वो ही इस बिजनेस वेंचर को एक हकीकत बनाने की जिम्मेदारी लेंगे और इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे जानते हैं क्या हुआ। आसमान में बादल छाए थे जब रे अपने घर वापस लौटे। उनके सूटकेस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर मैकडॉनल्ड भाइयों ने सिग्नेचर किए थे। रे बहुत खुश हुए। वो एक बूढ़े शख्स थे, 52 साल के, लेकिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वो फिर से जवान हो गए हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके करियर और जिंदगी दोनों को बदल सकती थी। अपनी उम्र के ज्यादातर लोगों की ही तरह रे भी कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें डायबिटीज और अर्थराइटिस था। उन्हें गॉल ब्लैडर और थायराइड ग्लैंड की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन रे को एक बार भी नहीं लगा कि उम्र और इसके कॉम्प्लिकेशन उन्हें रोक सकेंगे। वो अभी भी आगे बढ़ रहे थे और सीख रहे थे। रे बचपन से ही सपने देखने वाले इंसान थे। उन्हें दिन में सपने देखना पसंद था क्योंकि ये उनके काम का फाउंडेशन था। मिसाल के तौर पर उन्होंने नींबू पानी स्टैंड का सपना देखा और रे को नींबू पानी बेचने में ज्यादा समय नहीं लगा था। इसके लिए उन्हें काफी पैसे भी मिले थे। रे ने बड़े होकर एक ऐसे शख्स बनने का सपना देखा जो अपने फील्ड में कामयाब हो। इसीलिए वो गर्मियों की छुट्टियों में काम करते थे। वो सीखना और आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन रे स्कूल के लिए नहीं बने थे। अपने सेकेंड ईयर में ही वे हाई स्कूल से बाहर हो गए और वो असली दुनिया का हिस्सा बनना चाहते थे। वो पैसा कमाने के लिए बेताब थे। रे को जल्दी ही पता चला कि उनमें लोगों को मनाने और उनसे सामान खरीदवाने का टैलेंट है। सबसे पहले उन्होंने कपड़ों से सिलने वाले रिबन बेचे। रे को इससे कुछ लॉयल कस्टमर मिले, लेकिन रे ने इसमें हार मान ली। वो जानती थी कि उनकी कामयाबी कहीं और है। फिर वो पास के एक होटल के एक बैंड में शामिल हो गए। इन सालों में रे ने हर तरह की जॉब्स की। उन्होंने खुद को बांधकर नहीं रखा। वो अलग अलग फील्ड में काम करते चले गए और अपने बॉस और कलीग से काफी कुछ सीखा। उनका सबसे लंबा जॉब था पेपर कप बेचना। ये सब आसान नहीं था। रे को कामयाबी से ज्यादा मुसीबतें मिली। कभी कभी ऐसे भी दिन थे जब उन्हें हार मानने की इच्छा होती थी। ऐसे दिन भी थे जब वो एक भी सेल्स नहीं कर पाए थे। लेकिन यहां पर रे रुके नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि एक टाइम में सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी चाहिए। सोने से पहले वे रिलैक्सेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल करते थे। और वो कहते ना कि हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। और मैकडॉनल्ड्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। 1932 में यानी कि 1932 में मैक और डिक अपनी जरूरतों तक को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में एक पुराना मूवी थिएटर खरीदा। ये एक अच्छा बिजनेस वेंचर नहीं था। मैक और डिक अक्सर दिन में सिर्फ एक बार का खाना खा पाते थे। अक्सर उनका खाना होता था उनके थिएटर के पास के एक स्टैंड का हॉट डॉग। इसी हॉट डॉग स्टैंड ने उन्हें फूड इंडस्ट्री में आने का आइडिया दिया था।
1937 में यानी कि 1937 में मैक और डिक ड्राइव इन फूड सर्विस शुरू करने में कामयाब रहे। ये बहुत ही हिट हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बंद कर दिया था। 1948 में यानी कि 1948 में जब उन्होंने फिर से रेस्टोरेंट खोला तो वो बिल्कुल अलग था। वे सिर्फ सिंपल खाना सर्व करते थे, बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक्स। मेन्यू में जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड था वो सब कुछ हटा दिया था। बहुत सारे कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स की तरफ खींचे चले आते थे। मेन्यू सिंपल रखा गया था ताकि हर इंग्रेडिएंट की क्वालिटी पर नजर रखी जा सके। स्टेट में कई सारे मैकडॉनल्ड्स खोलने के लिए रे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने और मैकडॉनल्ड भाइयों ने वकीलों के सामने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की। उन्होंने फ्रेंचाइजी से रे को मिलने वाले परसेंटेज पर भी डिस्कस किया। दोनों भाइयों ने इस बात पर जोर डाला कि मैकडॉनल्ड्स में उनके पहले मैकडॉनल्ड्स की हर डिटेल और गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। ऐसा इसीलिए ताकि मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी जरा भी खराब ना हो। अगर रे को कोई भी बदलाव करना हो तो उन्हें दोनों भाइयों के लॉयर को दिखाने के लिए इसे लिखना पड़ेगा। रे फौरन मान गए और मैकडॉनल्ड्स के साथ 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने सिग्नेचर किया। लेकिन रे को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनके लिए हर आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना नामुमकिन था। भाइयों ने जो डिजाइन अपनाया था वो एक आधे रेगिस्तानी जगह के लिए लिया था। रे शिकागो के अर्बन एरिया में थे। मेन डिजाइन में कोई बेसमेंट नहीं था, लेकिन रे को एक बेसमेंट की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने भाइयों को बुलवाया। भाइयों ने रे को बेसमेंट बनाने की परमिशन दे दी। रे ने उन्हें लीगल डॉक्यूमेंट्स की याद दिलाई जो उन्हें लिख करके जमा करना था, लेकिन भाइयों ने कहा कि ये जरूरी नहीं है, वे बाद में भी लीगल पेपर वर्क कर सकते थे। ये बार बार की प्रॉब्लम बन गई थी। रे चाहते थे कि दोनों भाई उनके किए गए बदलाव को लिखकर माने कि उन्होंने इन बदलावों की परमिशन दे दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाइयों ने कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई सेक्रेटरी नहीं है। रे को लगा कि ये भाई उम्मीद कर रहे थे कि रे नाकाम हो जाएंगे और हार मान लेंगे। रे के लिए ये फ्रस्ट्रेटिंग था। उनके बिजनेस पार्टनर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन रे भी पीछे नहीं हटे। रे अपनी पहली फ्रेंचाइजी को चलाने में कामयाब रहे। हालांकि ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया। उन्होंने अपनी मदद के लिए कई जानने वालों को कांटेक्ट किया था। रे का फ्रेंचाइजी भी उन्हीं मैकडॉनल्ड भाइयों की तरह कामयाब रहा था। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी जिसे हल करने में रे को काफी परेशानी हुई थी। ये प्रॉब्लम फ्रेंच फ्राइज के साथ जुड़ी थी। रे आसानी से अपनी फ्रेंचाइजी में फ्रेंच फ्राइज बेच सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। वो चाहते थे कि उनके फ्रेंच फ्राइज भी उन दोनों भाइयों के मैकडॉनल्ड्स की तरह टेस्टी हो। इसलिए टेस्ट और टेक्सचर को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। रे को नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या गलती कर रहे हैं। उन्होंने फ्राइज बनाने की तैयारी और कुकिंग प्रोसेस को याद कर लिया था। उन्होंने मैकडॉनल्ड भाइयों को गाइडेंस के लिए बुलाया और रे ने अपने यहाँ बनने वाले फ्रेंच फ्राइज के तरीके के बारे में बताया। लेकिन दोनों भाइयों को भी प्रॉब्लम नहीं समझ आई थी। इसके बाद रे ने आलू और प्याज एसोसिएशन को बुलाया। वे घंटों फोन पर इसके बारे में बात करते और आखिर में इस एसोसिएशन ने इसका सॉल्यूशन निकाला। रे को फ्रेंच फ्राइज बाहर हवा में रखनी होगी और ऐसा करने पर इसने आलू को टेस्टी बना दिया था। इसलिए रे ने अपने बेसमेंट में बड़े बड़े पंखे लगवाए। रे ने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारे काम किए। उनमें से ये एक था, उन्होंने ये पक्का किया कि उनकी फ्रेंचाइजी में सब कुछ मैकडॉनल्ड भाइयों के बिजनेस के बराबर हो। पहले रेस में मल्टी मिक्सर्स की सेल्स के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही रे को एहसास हुआ कि वो फूड इंडस्ट्री के लिए कितने पैशनेट हैं। खास तौर से वे मैकडॉनल्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट थे। रे की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये उन कर्जों को चुकाने के लिए काफी नहीं थे जो उन्होंने इन सालों में लिए थे। रे को और फ्रेंचाइजी खड़ी करने की जरूरत थी, लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। वो दूसरे लोगों को काम पर रे की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये उन कर्जों को चुकाने के लिए काफी नहीं थे
जो उन्होंने इन सालों में लिए थे। रे को और फ्रेंचाइजी खड़ी करने की जरूरत थी, लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। वो दूसरे लोगों को काम पर रखने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किसी को रे की ऑफिस संभालने की जरूरत थी, क्योंकि वो अभी भी मल्टी मिक्सर बेच रहे थे। किसी को उनकी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी को भी मैनेज करना था। रे ये सब अपने आप नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे आने वाले फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए भी रास्ता बनाना शुरू किया। रे ने धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स को आज के इस मैकडॉनल्ड्स में बदलना शुरू कर दिया, जैसा कि आज आप और हम इसको जानते हैं। उन दिनों रेस्टोरेंट में लाउड म्यूजिक का ट्रेंड था, लेकिन रे की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी अच्छी चल रही थी। लेकिन ये उन कर्जों को चुकाने के लिए काफी नहीं थे जो उन्होंने इन सालों में लिए थे। रे को और फ्रेंचाइजी खड़ी करने की जरूरत थी, लेकिन ये कहना आसान था, करना नहीं। वो दूसरे लोगों को रखने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किसी को रे की ऑफिस संभालने की जरूरत थी, क्योंकि वो अभी भी मल्टी मिक्सर बेच रहे थे। किसी को उनकी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी को भी मैनेज करना था। रे ये सब अपने आप नहीं कर सकते थे। उन्होंने आगे आने वाले फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए भी रास्ता बनाना शुरू किया। रे ने धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स को आज के इस मैकडॉनल्ड्स में बदलना शुरू कर दिया, जैसा कि आज आप और हम इसको जानते हैं। उन दिनों रेस्टोरेंट में लाउड म्यूजिक का ट्रेंड था, लेकिन रे ने ज्यूक बॉक्स को अपने रेस्टोरेंट के अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने वेंडिंग मशीनों को भी परमिशन नहीं दी। उन्होंने सोचा कि ज्यूक बॉक्स और वेंडिंग मशीन से कस्टमर्स और एम्प्लॉइज का ध्यान इधर उधर भटकेगा। रे मैकडॉनल्ड्स की फैमिली रेस्टोरेंट की इमेज को बनाए रखना चाहते थे, धीरे धीरे ही सही। लेकिन रे ने 1956 यानी कि 1956 में मैकडॉनल्ड्स की 8 फ्रेंचाइजी खोली। तब तक उनके पास हर ब्रांच को मैनेज करने वाले लोग भी हो गए थे। हर फ्रेंचाइजी की अपनी अलग ही प्रॉब्लम थी। किसी फ्रेंचाइजी को मीट सप्लायर की प्रॉब्लम थी, दूसरे को लोकेशन की प्रॉब्लम थी। अब इनको सुलझाना थका देने वाला काम था, लेकिन रे ने कभी भी काम करना बंद नहीं किया। और वो रुकते भी क्यों? आखिर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। धीरे धीरे करके मैकडॉनल्ड्स ज्यादा और ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। रे इससे बहुत खुश थे, लेकिन रे के मन में एक गोल था। वो चाहते थे कि मैकडॉनल्ड्स एक ऐसा रेस्टोरेंट बन जाए जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी जाना जाए। वो चाहते थे कि मैकडॉनल्ड्स अपने क्वालिटी, खाने की तैयारी और प्रेजेंटेशन को हमेशा एक जैसा कंसिस्टेंट बनाए रखे। रे ने हजारों ऐसे मैकडॉनल्ड्स का ख्वाब देखा जिनकी क्वालिटी वैसी ही शानदार रही। इसमें बहुत टाइम और पैसा लगेगा। रे जानते थे कि उन्हें सप्लायर्स, ऑपरेशंस और एम्प्लॉइज को एक ही तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। उनके बिजनेस की कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी था कि सब फ्रेंचाइजी एक ही जैसे काम करे। और तभी QSCNV की शुरुआत हुई। आज तक मैकडॉनल्ड्स में इन कोर प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंट माना जाता है। Q यानी कि क्वालिटी, S यानी कि सर्विस और C यानी कि क्लीनलीनेस और V का मतलब है वैल्यू। तो सफाई, हाइजीन और वैल्यू। इसी के साथ आगे इस जर्नी में 1957 में यानी कि 1957 में मैकडॉनल्ड्स की पूरे देश में 25 फ्रेंचाइजी हो गई थी। फ्रेंचाइजी ऑपरेशन में और भी लोग शामिल हुए। एक थे फ्रेड टर्नर, जो कॉर्पोरेट साइड को संभालते थे। फ्रेड 23 साल के थे जब वो रे से पहली बार मिले थे। हालांकि वो यंग थे, लेकिन रे उनसे काफी इम्प्रेस हुए थे। फ्रेड एक नेचुरल लीडर थे। मैकडॉनल्ड्स फ्रेड की लीडरशिप के बगैर वो नहीं होता जो कि वो आज है। बाद में जाकर फ्रेड मैकडॉनल्ड्स के बोर्ड के प्रेसिडेंट बने थे और आखिर में चेयरमैन भी बने। जिम शिंडलर और सिक चाको भी थे। ये फ्रेंचाइजी की ग्रैंड ओपनिंग से पहले सारे इक्विपमेंट को तैयार करते थे। जब हेल्थ डिपार्टमेंट इनके लिए प्रॉब्लम बनी तो सिग ने एक हल निकाला। हेल्थ डिपार्टमेंट को चिंता थी कि एक कमरे में मिल्क शेक और बर्गर बनाना गंदा था। अब जो भी हाल के मैकडॉनल्ड्स थे, उनके डिजाइन में फेर बदल या चेंज करना काफी महंगा होता। इसीलिए सिग ने सुझाया कि एक ग्लास पार्टीशन बनाया जाए।
मैकडॉनल्ड्स ने एक रेप्यूटेड रेस्टोरेंट चेन के तौर पर खुद को रातों रात ही नहीं बनाया था। इसे अलग अलग लोगों ने कई बार आकर इसमें बदलाव किए थे। इन सालों में लगातार बदलाव करने से ही ये फूड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बन पाया है। अब हम फ्रेड टर्नर पर दोबारा लौटते हैं। भले ही वो अभी बहुत यंग थे, लेकिन रे ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। सालों से सेल्समैन रहने की वजह से रे का अंदाजा काफी अच्छा हो गया था। वो इतना जानते थे कि फ्रेड को जो कुछ भी दिया जाए वो उसे संभाल सकते हैं। जब भी मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बन्स की बात आती है तो उसमें फ्रेड की काबिलियत दिखाई देती है। आप सोच सकते हैं इन बन में ऐसा क्या खास है। मैकडॉनल्ड्स के लिए ये सब कुछ है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि मैकडॉनल्ड्स का एक लिमिटेड मेन्यू था। उन्होंने ये पक्का किया कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हो। अगर आप नाम कमाना चाहते हो तो आपको हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, और फ्रेड ने यही किया। रे ने बन्स का इंतजाम मिडवेस्ट के एक सप्लायर से किया। इनके सप्लाई के बन्स झुंड में होते थे, मतलब 4 से 6 बन आपस में चिपके होते थे। फ्रेड ने कहा कि ऐसे बन्स काम में अड़चन डालेंगे। स्टाफ के लोग हर बन को काटने में टाइम बर्बाद करेंगे। इसीलिए फ्रेड ने अपने सप्लायर से बन्स को झुंड में न देने के लिए कहा। इन छोटे छोटे बदलावों से किचन में टाइम की काफी बचत हुई। इससे काफी पैसा भी बच गया। स्टाफ के लोग भी ज्यादा एफिशिएंट, बेहतर काम करने वाले बन गए थे, और मैकडॉनल्ड्स की वजह से उनके बन सप्लायर को भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिले। एक फेमस रेस्टोरेंट के जैसे बन्स कौन नहीं लेना चाहेगा। मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी एक बहुत ही मुश्किल रास्ता थी। बहुत सारे लोगों ने मेन्यू का मजाक उड़ाया था। उनके पास पहले से ही बहुत सारे कस्टमर्स थे, क्यों ना इसको और भी फैलाया जाए। लेकिन रे ने लोगों की बात नहीं सुनी। वो जानते थे कि छोटी छोटी डिटेल्स पर काम करने से जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। यही बात मैकडॉनल्ड्स को एक फूड अंपायर बनाने की चाबी थी, और इस तरीके से आगे मैकडॉनल्ड्स एक अच्छा बिजनेस कर रहा था। रे ने सोचा कि जो भी बुरा होना था हो चुका, लेकिन अफसोस कि उनकी प्रॉब्लम अभी शुरू हो रही थी। क्लेम बोहर नाम का एक शख्स एक दिन रे के ऑफिस गया। उसने मैकडॉनल्ड्स को दूसरे देशों में फैलाने के बारे में बात की। क्लेम ने दावा किया कि वो इसे हकीकत में बदल सकता है। रे आसानी से राजी हो गए। एक सेल्समैन के तौर पर उनका अंदाजा उन्हें बता रहा था कि क्लेम अपनी पर कायम रहेगा, लेकिन अंदाजा या मन की आवाज हमेशा सही नहीं होती। क्लेम ने रे को धोखा दिया। उसने रे को और पैसे देने के बजाय और कर्ज दिया। जाहिर सी बात है कि क्लेम मैकडॉनल्ड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई प्रॉपर्टीज के पैसे नहीं दे रहा था। उन जगहों के मालिक रे से पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन रे के पास पैसे नहीं थे। फ्रेंचाइजी से होने वाला प्रॉफिट रे की पॉकेट में नहीं आता था। इसका एक हिस्सा मैकडॉनल्ड भाइयों के पास जाता था, इसका कुछ हिस्सा रे के एम्प्लॉइज के पास जाता। रे के पास जो पैसा था वो सीधे उनके पिछले कर्जों को चुकाने में चला गया। रे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, लेकिन रे भूल गए थे कि वो अकेले नहीं है। उन्होंने अपने भरोसेमंद कोलीग्स के साथ मिलकर के एक प्लान तैयार किया। ये प्लान था अपने सप्लायर से कर्ज मांगने का। अब तक उनके सप्लायर भी बेहतर पोजीशन में थे। मैकडॉनल्ड्स के आगे बढ़ने के साथ वे भी आगे बढ़ पाए थे। उन्होंने एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद की। डील्स की गई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर सिग्नेचर हुए, और आखिर में रे उस प्रॉब्लम को सुलझाने में कामयाब रहे जिसे क्लेम ने मैकडॉनल्ड्स के सामने लाकर खड़ी कर दी थी। ये नामुमकिन था अगर रे अपने साथ काम करने वालों की मदद नहीं लेते। खैर, तभी एक और प्रॉब्लम रे के सामने आई, और ये थे मैकडॉनल्ड भाई। उन्होंने रे और उनके लोगों के लाए हुए बदलावों को मानने से इनकार कर दिया। रे ने कहा कि ये वक्त के साथ बदलने का एक तरीका था। ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट चेन्स खुल रहे थे। इस कंपटीशन में रहने के लिए मैकडॉनल्ड्स को सबसे ऊपर रहना चाहिए, लेकिन मैकडॉनल्ड भाइयों ने रे की बात नहीं मानी। उनके लिए नए प्रोटोकॉल सीखना जरूरी नहीं था। उनके हिसाब से उनका सिस्टम ठीक चल रहा था।
एफिशिएंट होना बहुत जरूरी नहीं था। इस तरह की सोच ने मैकडॉनल्ड्स को सालों तक और आगे बढ़ने नहीं दिया और आखिर में रे ने मैकडॉनल्ड भाइयों से अलग होने का फैसला किया, क्योंकि मैकडॉनल्ड भाई साथ नहीं दे रहे थे और आगे बढ़ने को तैयार भी नहीं थे। तो रे ने पूछा कि वे मैकडॉनल्ड्स को कितने में बेचेंगे। उन्होंने अपनी कीमत सामने रखी तो रे लगभग पीछे हट ही गए थे। ये बहुत ज्यादा की डिमांड थी। अब रे को आखिर 2.7 मिलियन डॉलर कहां से मिलते, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। पिछली प्रॉब्लम्स की तरह रे ने हेल्प के लिए अपनी कोलीग्स का साथ मांगा। उन्होंने जॉन ब्रिस्टल के साथ एक अग्रीमेंट करवाया। वो अलग अलग फेमस इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल एडवाइजर थे। उनके क्लाइंट्स में से एक था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। जॉन ने कहा कि वो रे को कैश देंगे, हालांकि रे को उन्हें इन पैसों को इंस्टॉलमेंट में वापस करना होगा। रे ने सोचा कि इसे चुकाने में उन्हें लगभग 20 साल लगेंगे, लेकिन वो जॉन ब्रिस्टल को 6 साल में पैसे लौटाने में कामयाब हुए और आखिर में रे के पास मैकडॉनल्ड्स आ ही गया था। बिजनेस बड़ा हो रहा था और ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड और स्किल वाले लोग इनके साथ काम करने आए और इस तरीके से इस जर्नी में अब हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने सीखा यहाँ पर कि कामयाबी जो है ना, वो एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मिलती है। अगर आप कुछ यादगार बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करनी होगी। आपने रे क्रॉक की जिंदगी के बारे में जाना। उन्होंने सालों तक स्ट्रगल किया। 52 साल की उम्र तक उनके पास मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लेकिन अगर आप कामयाबी तक पहुंचना चाहते हैं तो इसमें उम्र भी कभी रास्ते में नहीं आती। आपने सीखा कि अलग अलग फील्ड को आजमाना ठीक है। रे ने कभी खुद को फूड इंडस्ट्री में काम करने का सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सेल्समैन के तौर पर गुजारी, ना कि एक रेस्टोरेंट चेन को चलाते हुए। लेकिन रे ने खुद को बांधकर नहीं रखा और इसी हौसले की वजह से वो आगे बढ़ पाए। आपने मैकडॉनल्ड्स की मामूली सी शुरुआत के बारे में जाना। मैकडॉनल्ड भाइयों ने हॉट डॉग स्टैंड से इंस्पिरेशन ली थी। उन्होंने एक धीमी शुरुआत की थी। उनके पास सिर्फ एक लिमिटेड मेन्यू था ताकि वे हर इंग्रेडिएंट की क्वालिटी अच्छी रख सके। आपने मैकडॉनल्ड्स को फूड एम्पायर बनाने के लिए रे के डेडिकेशन के बारे में भी जाना। अपने कलीग्स के साथ उन्होंने हर छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा। उन्होंने ये देखा कि हर मसाला सही तरीके से पकाया गया हो। बाद में उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे मैकडॉनल्ड्स अब तक यूज करता है। वे रेस्टोरेंट के कोर प्रिंसिपल को मानते हैं, क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस और वैल्यू। आपने सीखा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स को आज का फूड एम्पायर बनाने के पीछे है नपा तुला कदम लेना। अब आप जान चुके हैं कि मैकडॉनल्ड्स को आज के जैसा बनने के पीछे किन किन बातों का हाथ है। बहुत सारे लोगों ने इस रेस्टोरेंट चेन को इसकी ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना सब कुछ लगा दिया। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। कभी कभार कामयाबी ऐसी जगहों से भी मिलती है जहां से आपको उम्मीद ना हो। तो अपने आप को रोकिए मत। अलग अलग फील्ड में खुद को आजमाइए। क्या पता चलते चलते आपको रास्ते में ही कहीं अपने खुद का मैकडॉनल्ड्स मिल जाए या कुछ और। इसी के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है।